मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाना है किसी को? नाम कर्म के प्रकारों की चर्चा अपनी चल रही है और सुधा जी लेट लेट कैसे हाथ खड़ा करते हैं, विचारते रहते हैं क्या? बोलिए। गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संगात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्ण अनुपूर्वी अग्र लघु उपघात परघात आतप आदे आतप उद्योत उच्छ्वास विहायो गतिय प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रादे यश कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थ कर्तुम च। ठीक है, बोलिए। अभी पिंड प्रकृतियां कौन सी हैं? 14 है, वो बता सकते हैं कोई? अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो वैसे याद करिए कि 14 पिंड प्रकृतियां, 8 स्वतंत्र प्रकृतियां, 10 जोड़े वाली। बोलिए सरोजांती। गति जाति शरीर अंगोपांग गति जाति शरीर अंगोपांग, फिर ये बंधन संगात संस्थान संगनन स्पर्श रस गंध वर्ण अनुपूर्वी और निर्माण नहीं, इसमें निर्माण तो उसमें है 8 पिंड में, ये हो गई 14। हाँ ये 14 हो गई। हाँ। ठीक है, बोलिए। 10 जोड़े वाली प्रकृतियां। बोले दीपिका जी। प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यश कीर्ति। हाँ अलग अलग गिनानी स्थिर आदि। बढ़िया। और अपोजिट बोल सकते हैं इनकी? थोड़ा मुश्किल है। प्रत्येक शरीर का क्या होगा साधारण शरीर। चलिए अपन ने किया नहीं, कोई बात नहीं, कर लेंगे जब पूछेंगे। रेणु जी आप स्वतंत्र प्रकृतियां बताइए। 8 स्वतंत्र। निर्माण प्रत्येक शरीर रस सुभग सुस्वर शुभ। नहीं स्वतंत्र बतानी है। अच्छा स्वतंत्र। हाँ निर्माण और निर्माण बंधन संगात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्ण अनुपूर्वी अगुरु लघु उपघात परघात और अगुरु लघु उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास और फिर क्या था यशय कीर्ति तीर्थंकर। यशय कीर्ति तो एक छूट गई बीच में। यश कीर्ति तो तीर्थंकर जोड़े वाले में है, केवल तीर्थंकर आई। तीर्थंकर हो गया। हाँ उसमें भी वो आयोग है तो इसी में ना
जोड़े वाले इसमें पिंड पिंड प्रकृति ना व्यायोग हाँ है, विहायगति, ये शायद उसमें रह गई थी अभी वो स्वरा ने। बोले नहीं थे। हाँ हाँ वो वो बोले। रह गई थी, मुझे बाद में ध्यान आया कि एक रह गई है। चलिए अम, अभी आप लोगों को देख लीजिए, पिंड पिंड निकालने के लिए भी सूत्र का ही सहारा लेना पड़ रहा है ऐसे तो याद हो ही नहीं है, तो सूत्र याद करना ही एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं, इसलिए इसका नाम सूत्र है कि शॉर्ट में अपने को याद हो जाएंगी। रश्मि जी आपने जवाब देने के लिए हाथ खड़ा किया है, अभी तो हो गया प्रश्न, ठीक है। यहाँ अपनी चर्चा हो गई थी गति जाति, गतियां 4 हैं, ये भी साथ साथ में याद रखना है आप लोगों को। गतियां 4 हैं, जाति 5, शरीर नाम कर्म, शरीर नाम कर्म 5 प्रकार के। कौन कौन से 5 प्रकार के शरीर नाम कर्म हैं? बोलो पारुल। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्म। बढ़िया, ये 5 प्रकार के शरीर हैं, और नाम कर्म भी औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रिय शरीर नाम कर्म, ऐसे 5 प्रकार के हैं। अंगोपांग नाम कर्म कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से? अंगोपांग नाम कर्म, अनीता जी 8 प्रकार के अंगोपांग हैं। 2 हाथ, कौन कौन से? 2 हाथ, 2 पैर, सॉरी, अंगोपांग नाम कर्म कितने प्रकार का? अंगोपांग कौन कौन से हैं वो नहीं पूछ रही हूँ मैं, अच्छा, अंगोपांग नाम कर्म कितने प्रकार का है? अंगोपांग नाम कर समझ नहीं आया। चलिए आयुषी जी बोलिए। भाभी 3 प्रकार का है, औदारिक अंगोपांग नामकरण, वैक्रिय अंगोपांग नामकर्म और आहारक अंगोपांग नामकर्म। औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म, शरीर, वैक्रिक शरीर अंगोपांग और आहारक शरीर अंगोपांग नाम कर्म। बढ़िया, ये कर्म 3 प्रकार का है, और अंगोपांग में अंग 8 प्रकार के हैं, 8 अंग हैं, उपांग तो बहुत सारे होते हैं, वो अंग 8 हैं। बंधन नाम कर्म किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार का है? बंधन नाम कर्म, आजकल क्या बात है, लोग आप लोग घबराने लग गए क्या? मैं पूछती हूँ तो सब वीडियो बंद रखते हैं बहुत सारे लोग। बोलिए अनिता आंटी। बंधन नामकर्म जिस कर्म के निमित्त से अंगोपांग मतलब शरीर के जो परमाणु है वे बंधन को प्राप्त होते हैं, वो बंधन नामकरण है। और ये 5 प्रकार का होता है, औदारिक बंधन नामकरण और वैक्रियक बंधन नामकरण, आहारक नामकरण, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारण मतलब बंधन नामकरण। ठीक है, गलत हो गया क्या? नहीं ठीक है। औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म, वैक्रियक शरीर बंधन नाम कर्म, आहारक शरीर बंधन नाम कर्म, तेजस शरीर बंधन नाम कर्म और कार्मण शरीर बंधन नाम कर्म, ऐसे 5 प्रकार के बंधन। यानी जिस कर्म के उदय से शरीर के जो परमाणु हैं वो परस्पर में बंधन को, यानी वो जुड़े रहते हैं, शरीर के परमाणु परस्पर में जुड़े रहते हैं, वो जो वर्गणाएं भी ग्रहण हो रही है वो आके जुड़ जाती हैं, वो किससे, किस कर्म के उदय के निमित्त से? बंधन नाम के नाम कर्म के उदय से। फिर था एक संघात नाम कर्म। संघात नाम कर्म क्या काम करता है? संघात नाम कर्म, आशा आंटी अब थे कल? हाँ थी ना। बोलिए, संघात नाम कर्म क्या काम करता है? जिससे वो शरीर के अंग और अंगों में, उनमें परमाणुओं में छेद नहीं होता, निश्छेद वो बंधन होता है, वो संघात बढ़िया। नामकरण कहलाता है। हाँ, संघात नाम कर्म मतलब जिस कर्म के उदय के निमित्त से जो शरीर के परमाणु हैं उनमें छिद्र रहित, यानी बंधन नाम कर्म से उनमें बंधन तो हुआ, लेकिन बंधन में भी गैप तो हो सकता था, तो ये छिद्र रहित संश्लेष जो ऐसा निश्छिद्र संबंध हुआ, यानी बिल्कुल किसी भी प्रकार का उसमें गैप नहीं रहा, इस तरह वो जो कर्म का उदय इसमें काम करता है वो कर्म कहलाता है संघात नामक नाम कर्म। अब है आगे, ये संघात नाम कर्म भी 5 ही प्रकार का है, और 5 शरीर है, तो औदारिक शरीर संघात नाम कर्म, वैक्रियक शरीर संघात नाम कर्म, आहारक शरीर संघात नाम कर्म, तेजस शरीर संघात नाम कर्म
और कार्बन शरीर संघात नाम कर्म। ये शब्द है संघात। और अब अगला कर्म है, उसका नाम है संस्थान। संस्थान, ठीक है, संस्थान नाम कर्म। संस्थान का शाब्दिक अर्थ होता है आकार। संस्थान का मतलब होता है आकार। देखो, एक तो संस्थान वो भी होता है कि हमारे यहाँ संस्थान है, इंस्टीट्यूशन जिसे अपन कहते हैं, वो संस्थान की बात नहीं है। कहीं कहीं संस्थान होते हैं ना, कोई पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, कहीं कोई समझ लीजिए मेडिकल के हिसाब से संस्थान नाम रख देते हैं, वो संस्थान की बात नहीं है। संस्थान का शाब्दिक अर्थ भी यानी दूसरा अर्थ भी होता है, तो वो संस्थान का मतलब होता है आकार, आकृति। तो जिस कर्म के उदय के निमित्त से, पेज नंबर है 310 तत्वार्थ मणि प्रदीप में, जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर की, औदारिक आदि शरीरों की आकृति बनती है। आकृति मतलब वही आकार, वह संस्थान नामक नाम कर्म है। हमारे शरीर का आकार कौन सा होगा, ये आकार बनाने का काम ये करता है संस्थान नाम का कर्म, संस्थान नाम कर्म नाम का कर्म। ऐसा नहीं है अकेले कि औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से या गति नाम कर्म के उदय से कि हम जिस गति में जाएंगे मनुष्य जैसा होगा, लेकिन फिर भी वो आकार होगा कैसा। तो ये 6 प्रकार के आकार यहाँ बताए गए हैं। संस्थान नामक नाम कर्म 6 प्रकार का होता है। ये 6 प्रकार के आकार हमारे शरीरों में हो सकते हैं। इनके नाम है समचतुरस्र संस्थान। ये आपको प्रोनाउंस करना है वहां अपने मन, मतलब मुंह से बोल के, समचतुरस्र, समचतुरस्र, समचतुरस्र संस्थान नाम कर्म। फिर दूसरा है न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म। न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं सब? बोलना है, खाली मेरा सुनना नहीं है। मैं 2 बार बोल रही हूँ, आप लोगों को भी बोलना है मुंह से। क्या नाम है पहला? समचतुरस्र संस्थान नाम कर्म। दूसरा है न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म। तीसरा है स्वाति संस्थान नाम कर्म। तीसरा नाम है स्वाति। चौथा है कुब्जक संस्थान नाम कर्म, कुब्जक। पांचवा है वामन संस्थान नाम कर्म, वामन। और छठा है हुंडक संस्थान नाम कर्म, हुंडक संस्थान। समचतुरस्र संस्थान, न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। ये 6 प्रकार के आकार शरीरों के बताए गए हैं। और इन 6 आकार को बनाने वाले नाम कर्म भी 6 प्रकार के हैं। तो अभी आकार कैसे कैसे होते हैं उसके लिए यहीं नीचे दी है परिभाषाएं। समचतुरस्र संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय के निमित्त से ऊपर, नीचे तथा मध्य में शरीर के अवयवों की समान विभाग लिए रचना होती है, उसे समचतुरस्र, समचतुरस्र मतलब बराबर, ऊपर कितना होना चाहिए, नीचे कितना होना चाहिए। जैसे अपन बोलते हैं धड़ और नीचे का पोर्शन, नाभि के ऊपर कितना होना चाहिए, नाभि के नीचे कितना होना चाहिए, और चौड़ाई कितनी होनी, जितनी लंबाई है उस आकार मतलब चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, चेहरा कितना होना चाहिए, चेहरे पे आंखें किस साइज की होनी चाहिए। ये पूरा जो शरीर का जो भी आकार है, जो भी चीजें हैं, वो बराबर पूरी प्रपोर्शन में, जैसे अपन कहते हैं समचतुरस्र मतलब प्रपोर्शन में, जितना जितनी जो नाप ली है। जैसे हम कोई भी चीज बनाते हैं, समझ लीजिए लड्डू बना रहे हैं, तो आटा कितना होना चाहिए, उसमें घी कितना होना चाहिए, फिर उसमें बूरा मिलाएंगे तो बूरा एक निश्चित वो होती है ना, तब तो बराबर सही बनते हैं। लेकिन कोई भी चीज, एक भी चीज ज्यादा कम हो जाए, घी ज्यादा हो जाएगा तो आपकी आकृति गड़बड़ हो जाएगी, घी कम हो जाएगा तो भी आकार बराबर सही नहीं बनेगा। मीठा ज्यादा, जैसे जो ऐसा बनाते हैं ना पुए वगैरह या मीठे चिल्लड़े इस तरह की, तो मीठा ज्यादा हो गया तो क्या होगा, नहीं बनेंगे, वो चिपक जाएंगे, फैलेंगे। तलने वाली चीज बना रहे हैं, उसमें मीठा डला है या मोन डला है और वो आपने सही मात्रा में नहीं डला, कम या अधिक हो गया, तो क्या होता है, वो बिखर जाती है तेल में, सारा फैल जाते हैं।
घी में बना रहे हैं, घी में फैल जाते हैं। ऐसे ही तो बराबर जो नाप से जो चीज डली है और वो बराबर जो चीज जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में जो चीज है, तो यहाँ आकार की बात है, तो जिस बॉडी पार्ट को यानी जितना आकार मिलना चाहिए, टोटल हाइट और टोटल विड्थ जितनी है उस बॉडी की, शरीर की, उस आधार पे पैर कितने लंबे होने चाहिए, हाथ कितने लंबे होने चाहिए, चेहरा कितना बड़ा होना चाहिए, ये सारी चीजें बराबर समान विभाग ही। समान विभाग का मतलब सब बराबर नहीं, जितना होना चाहिए उतना, वो जो रचना होती है उसे समचतुरस्र संस्थान नामक नामकर्म कहते हैं। यानी जो दिखने में बिल्कुल बराबर परफेक्ट दिखता है अपने को, भी कोई उसमें ऐसा हंसी का पात्र या कुछ अजीब सा नहीं लगता है, वो है समचतुरस्र संस्थान। तो परिभाषा क्या हुई कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से ऊपर, नीचे और मध्य में शरीर के अवयवों की समान विभाग लिए रचना होती है। पैर तो इतने लंबे हो जाए और हाथ इतने इतने से बन जाए, किसी के यहाँ से लेके यहीं तक के हों, तो कैसा लगेगा? या फिर पैर इतने इतने से और हाथ बहुत लंबे हों, जैसा अपन ने कुभोग भूमि में देखा था ना कि वो इतने बड़े कान हैं या ऐसे हैं, तो ऐसा यहाँ मनुष्यों में यदि इस तरह से हो तो वो समचतुरस्र संस्थान नहीं कहलाएगा। यहाँ तो जैसा जो शरीर में होना चाहिए अवयव, समान विभाग लिए जो रचना होती है उसे समचतुरस्र संस्थान नामक नामकरण कहते हैं। ये आपको क्रम से याद करने हैं। जो क्रम यहाँ दिया है ना, पहले नंबर पे समचतुरस्र, दूसरे पे नैग्रोध परिमंडल, तीसरे पे स्वाति, फिर कुब्जक, फिर वामन और फिर मुंडक। इसी क्रम से आपको याद करना है, आगे पीछे नहीं करना है, क्योंकि ऐसा बोलेंगे आगे कभी भी कि जो पहला संस्थान है वो शुभ है, बाकी के सब अशुभ हैं, या फिर ऐसा कहेंगे कि अंतिम 3 संस्थान, या कभी ऐसा कहेंगे प्रथम 3 संस्थान। तो अगर आपने क्रम आगे पीछे कर दिया तो अंतिम 3 संस्थान में कौन से हो जाएंगे पता नहीं, प्रथम 3 में कौन से हो जाएंगे पता नहीं। इसलिए अभी नया याद कर रहे हैं तो बिल्कुल जो क्रम यहाँ दिया गया है, क्योंकि अपन जो याद कर लेंगे वही हो जाएगा, फिर उसको चेंज करना मुश्किल होगा, तो बिल्कुल क्रम से ही याद करें। अब दूसरा है नैग्रोध परिमंडल। नैग्रोध किसे कहते हैं, पता है किसी को? नैग्रोध, नैग्रोध बोलते हैं बड़ के पेड़ को, बड़ का पेड़ होता है ना, बड़ के पेड़ को संस्कृत में बोलते हैं नैग्रोध। और वो परिमंडल, वो बहुत बड़ा होता है बड़ का पेड़, वट वृक्ष बहुत बड़ा फैला हुआ, इसलिए उसका नाम है नैग्रोध परिमंडल। परिमंडल मतलब वो ऐसा फैला हुआ है, तो उसका नाम ही है बड़ के पेड़ का नैग्रोध परिमंडल, वो उसका संस्कृत में नाम है। तो ऐसा संस्थान बड़ का पेड़ कैसा होता है, कैसा होता है कि यानी नीचे तो तना है, पेड़ में नीचे तना है, और ऊपर कैसा होता है, बहुत फैला हुआ। तो किसी के शरीर का आकार ऐसा है, नीचे से पतला और ऊपर से चौड़ा। समचतुरस्र में क्या था, नीचे ऊपर जितना चौड़ाई ऊपर होनी चाहिए नीचे जितनी होनी चाहिए बराबर परफेक्ट थी। अब यहाँ नैग्रोध परिमंडल संस्थान में क्या है कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से, देखिए परिभाषा, जिस कर्म के उदय के निमित्त से नाभि के ऊपर का भाग भारी, मतलब वो फैला हुआ है, चौड़ा है, और नीचे का पतला होता है, जैसे वट का वृक्ष, वट का पेड़ नीचे से पतला है और ऊपर से बहुत फैला हुआ है, भारी है, तो उस संस्थान को, उस आकार को कहते हैं नैग्रोध परिमंडल संस्थान नामक नामकरण। अब अपन यद्यपि देखने में कम आते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नीचे से पतले होते हैं लेकिन ऊपर का हिस्सा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। अभी दूसरा आएगा स्वाति, उसमें नीचे से है चौड़े, नीचे का हिस्सा हैवी है, नाभि के नीचे का हिप्स वगैरह वो हैवी है, थाइज हैवी है, और ऊपर से देखेंगे तो इतना देखेंगे तो पता नहीं लगेगा, ऊपर से पतले दिख रहे हैं लेकिन नीचे से मोटे हैं, और किसी को इतना देखो तो बहुत मोटे दिख रहे हैं और फिर नीचे से देखो तो वो पतले। तो इस तरह के शरीर के आकार हैं। तो नैग्रोध परिमंडल मतलब वट के पेड़ के समान जिसका आकार है, नीचे से पतला ऊपर से भारी। जिस कर्म के उदय के निमित्त से नाभि के ऊपर का भाग भारी और नीचे का पतला होता है, जैसे वट का वृक्ष, उसे नैग्रोध परिमंडल नैग्रोध परिमंडल संस्थान नामक नामकरण कहते हैं। अब है अगला स्वाति, स्वाति संस्थान। स्वाति एक नक्षत्र का भी नाम है, लेकिन यहाँ स्वाति का अर्थ होता है सांप का बिल,
सांप की बांबी, वो जो बोलते हैं ना बिल बांबी, उसको बोलते हैं स्वाति संस्कृत में। तो उसके जैसा आकार, वो कैसी होती है सांप की जो बिल होता है वो यानी ऊपर से तो इतना सा दिखता है, ऊपर से छोटा है, और अंदर जाके वो जो बिल इंटरनल जहाँ वो बिल है ना, अंदर देखो तो वो फैला हुआ होता है। ऊपर से इतना सा दिखेगा, ऊपर से पतला है और नीचे से अंदर से फैला हुआ है। तो जिस कर्म के उदय के निमित्त से सांप की बांबी यानी उसके स्वाति की तरह नाभि के नीचे का भाग तो भारी और ऊपर का दुबला जिस कर्म के उदय से हो वह स्वाति संस्थान नामक नाम कर्म है। नीचे से फैला हुआ है, ऊपर से सकड़ा है। ये किसकी बात चल रही है? कौन फैला है, कौन सकड़ा है नीचे ऊपर? किसी बिल्डिंग की, मकान की बात नहीं चल रही, ये शरीर। और नीचे ऊपर का मतलब क्या है? नाभि से नीचे वाले पार्ट को कह रहे हैं नीचे का पार्ट, नाभि से ऊपर वाले पार्ट को कह रहे हैं ऊपर का पार्ट। तो नाभि से नीचे वाला भाग किसी का फैला हुआ है, जैसे अभी कहा हिप्स हैवी हैं, थाइज हैवी हैं, नीचे से देखने पर ऐसे चौड़े मोटे ऐसे दिखाई देंगे, और ऊपर का भाग वो पतला है। ऊपर से देखने में नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति मोटा है, लेकिन नीचे से देखो तो फैला हुआ है। तो ये कहलाता है स्वाति संस्थान। और नीचे से पतला है, हिप्स वगैरह हैवी नहीं है, थाइस भी हैवी नहीं है, लेकिन ऊपर से शोल्डर वगैरह ये सब क्या है, ये ब्रॉड है, फैले हुए हैं, तो वो कहलाएगा नेग्रोध परिमंडल। ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों अपोजिट जैसे हैं, नेग्रोध परिमंडल और स्वाति, ये अपोजिट जैसे हैं दोनों। फिर है अगला कुब्जक। कुब्जक हम बोलते हैं जिसे कुबड़ा, अपने शब्दों में हम बोलते हैं शरीर का आकार कुबड़ा हो। तो जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर कुबड़ा हो वह कुब्जक संस्थान नामक नाम कर्म है। यानी कहीं कहीं वो हड्डियां ऊंची, पीठ में से विशेष रूप से हड्डी ऊंची उठी हुई होती है, कुबड़ निकली हुई जिसे हम कहते हैं, शरीर झुका हुआ है, पीठ में हड्डी ऊंची हुई हुई है। तो वो जो शरीर की आकृति है वो किस कर्म के उदय के निमित्त से हुई? ये कुब्जक संस्थान नामक नाम कर्म के उदय से ये हुआ कुब्जक संस्थान। इसके बाद में है वामन। वामन बोलते हैं बौना, अपने शब्दों में जो हम जिसे बोलते हैं। तो जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर बौना हो, ठिगना हो, वह वामन संस्थान नामक नाम कर्म है। अभी कैसे पता लगेगा कि बौना है कि ठिगना है? वो सरवार सिद्धि के देव होते हैं, सरवार सिद्धि के देव होते हैं ना, सरवार सिद्धि ऊपर स्वर्गों में, उनके सबकी शरीर की हाइट होती है 1 हाथ की, 1 हाथ का शरीर होता है। और ये जो आहारक पुतला निकलता है वो भी 1 हाथ का होता है। तो इन सब में वामन संस्थान का उदय होता होगा, इतने से होते हैं 1 हाथ के। तो वामन संस्थान का उदय होता है क्या कि नहीं, जो उस जगह पे, उस क्षेत्र में, उस काल में जितने शरीर की आकार सबका होता है जनरली नॉर्मली, उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छोटा हो। या फिर देखो, देखते ही अपने को पता है, गाय भी समझ में आ जाती है कि बौनी है कि बछड़ा है। आप गाय को भी देखेंगे ना, गाय भैंस भी, तो बछड़ा होता है वो छोटा होता है, वो अपने को समझ में आता है बछड़ा है। और कोई गाय ही वामन संस्थान वाली हो, वो देखने में समझ में आ जाती है कि बौनी है, गाय ठिगनी है। वो अपने आप ही, यानी व्यक्ति भी कैसे समझ में आता है, जबकि वो उसकी जिसकी हाइट इतनी होगी उसी हिसाब से उसके हाथ पांव होंगे, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र में, उस काल में जितनी हाइट, जैसे अपने यहाँ 5 फुट 6 फुट नॉर्मली इतनी चलती है, अब किसी की 3 ही फुट की हाइट है, तो बच्चों की भी होती है 3 फुट की, लेकिन वो बच्चा अलग समझ में आएगा क्योंकि वो अभी दिख रहा है और बढ़ रहा है, पर ये परिपूर्ण हो गया है और फिर भी इतनी 3 फुट की हाइट है, तो वो वामन संस्थान नाम कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर बौना हो जाए वो वामन संस्थान। और फिर है लास्ट में हुंडक संस्थान। हुंडक, हुंड का मतलब है कैसा भी, टेढ़ा मेढ़ा। तो जिस कर्म के उदय के निमित्त से अंगोपांग विरूप हो, विरूप मतलब टेढ़े मेढ़े, कैसे भी, कोई आकार हम कह नहीं पा रहे हैं कौन सी शेप है। जैसे वो अमीबा का बनाते हैं स्कूल में, साइंस में अमीबा पढ़ा होगा, कैसा भी बना दो कुछ भी ऐसा करके। तो जैसे जिस कर्म के उदय के निमित्त से अंगोपांग विरूप हो, कैसे भी टेढ़े मेढ़े, कोई आकार नहीं जिनका, वो कहलाता है हुंडक संस्थान नामक नामकर्म। बोलिए।
भाभी तो ये तो सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच में ही होते होंगे, देव और नारकी में ये तो अभी अपन अभी चर्चा करने वाले हैं। दो आधार पे अपन चर्चा करेंगे बस, केवल इंद्रियों के आधार पे कौन सी इंद्रिय वाले जीवों के कौन सा संस्थान होगा और कौन सी गतियों में कौन सा आकार। तो देव और नारकियों का भी शरीर है तो आकार तो होगा ही ना। शरीर तो है, बट यूं कहते हैं ना कि मतलब नारकी और उनके तो मतलब देव हैं तो उनकी थोड़ी ये सब चीजें होंगी मतलब। अभी अपन कर रहे हैं उसकी चर्चा, जस्ट कर रहे हैं। बोलिए अंकल। हुंडक संस्थान में जैसे वो एक अष्ट वक्राचार्य का आता है वर्णन कई जगह, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा। हाँ वो अष्टवक्र, हाँ अष्ट वक्राचार्य के कोई हाँ तो हुंडक संस्थान उनको वो कह उसी में आएगा। हाँ तो देखिए ये अब खाली औदारिक हाँ, आदि शरीरों में मतलब वैक्रेक शरीरों में भी यही संस्थान होते हैं क्या? हाँ संस्थान नामकर्म का उदय सबके होता है। औदारिक वैक्रेक, हाँ संस्थान नामकर्म का उदय सबके होता है। देखिए अपन अब गतियों में देखते हैं। 4 गतियां हैं, गतियों के नाम सबको पता है। कौन कौन सी गतियां हैं, बोलो अनुज। गतियां देव गति, नरक गति, त्रियंच गति और मनुष्य गति। गलत। अब मैं तत्वार सूत्र पढ़ा रही हूँ तो मैं गलत कर दूंगी आपका जवाब। देव गतियां गतियां तो सही है आपकी, लेकिन फिर भी गलत है आंसर। बोली शीला। नरक हाँ से नरक चालू से करेंगे। क्रम से बोलना है। ठीक अच्छा, है, क्रम क्या है? नारक, तैरक, यौन, मानुष, देवानी, ये क्रम है। नरक गति, मनुष्य गति, पहले तिर्यंच, नारक, के बाद तैरक, अच्छा तिर्यंच, नरक गति, त्रियंच गति, फिर मनुष्य गति, मनुष्य और देव गति। फिर देव। बढ़िया। तो गतियां 4 हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। इन चारों गतियों में अपने को देखना है। जवाब देने के लिए अब हैंड रेज नहीं करें। किसी को शंका हो तो ही। सरोज आंटी कुछ पूछना है आपको? हाँ तो वो फिर मैं क्या, मेरा वो रुक जाता है बीच में, हाथ खड़ा हो जाता है तो आप लोगों का। 4 गतियां हैं, चारों गतियों में किनके कौन सा आकार होता है? तो ये जितने भी नारकी हैं, नारकियों में शरीर है। कौन सा शरीर है नारकियों में? शरीर का नंबर से बताना है। पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है, चौथा, पांचवा, 3 में से ही बताना है। तेजस और कामन तो सबके हैं। 3 शरीरों में से बताना है कौन सा शरीर है नारकियों के। अब मैं नंबर से जवाब लूंगी आप लोगों के। बढ़िया, 2 नंबर सब दिखा रहे हैं। 2 नंबर वाला कौन सा शरीर है? वैक्रियक, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मणानी, शरीरानी, ये 5 शरीर हैं। तो देव नारकियों के वैक्रियक शरीर है। वो वैक्रियक जो शरीर है नारकियों के, उसमें हुंडक संस्थान, सब नारकियों के हुंडक संस्थान नाम कर्म का ही उदय होता है। कोई भी नारकी हो, उनके चाहे तीर्थंकर बनने वाले भी हों, महाराजा श्रेणिक का जीव है, आके वहां से आके तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन कौन से संस्थान नाम कर्म का उदय है? हुंडक संस्थान नाम कर्म। तो सभी नारकियों के हुंडक संस्थान नाम कर्म का उदय होता है। अब है तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में कौन सा संस्थान होता है, हो सकता है? देखें अपन, समचतुरस्र हो सकता है तिर्यंचों के? नहीं होता है, हो सकता है। तिर्यंचों में जो उनका आकार है वो प्रोपोर्शन में होगा, तो क्यों नहीं होगा? भोग भूमि के तिर्यंच हैं, समचतुरस्र संस्थान होता है, तो समचतुरस्र हो सकता है। नैग्रोध परिमंडल, हाँ के लिए 1। तिर्यंच गति में देख रहे हैं अपन, तिर्यंच गति में नैग्रोध परिमंडल, हाँ के लिए 1, ना के लिए 2, सबको जवाब देना है। नैग्रोध परिमंडल तिर्यंचों में हाँ या ना? अनुज का है उंगली? नेहा जी? अरे नाम में उदाहरण दिया नैग्रोध परिमंडल, वो तो और तिर्यंचों में भी इस तरह की आकृतियां होती हैं, संस्थान है। नैग्रोध परिमंडल संस्थान भी तिर्यंचों में
है। इस अभी क्या अपन अब ये पढ़ लिया ना, आप देखना है कि कोई भी आपके घर बंदर आ जाए कोई गाय दिख जाए, कुछ दिख जाए, तो देखना ऐसे कौन सा संस्थान हो सकता है। और क्या उसको देख के दूसरे दूसरे कोई विचार करें, इससे अच्छा है इसमें उपयोग लगाएं कि इनके कौन सा संस्थान हो सकता है। तो ये भी स्वाति संस्थान, वो भी तिर्यंचों में हो सकता है। कुब्जक संस्थान वो भी हो सकता है, वामन संस्थान वो भी हो सकता है, हुंडक संस्थान वो भी हो सकता है। छहों संस्थान तिर्यंचों में पॉसिबल हैं, सभी तरह के, क्योंकि तिर्यंचों में तो इतनी वैरायटी है, ये तिर्यंचों में नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे ये सारे संस्थान, ये सारे आकार। तो तिर्यंचों में छहों संस्थान संभव है। मनुष्यों में कौन सा होगा? छहों, मनुष्यों में भी छहों संस्थान। समचतुरस्र भी है, हमारे कौन सा है? अब सबका अपना अपना पर्सनल है, लेकिन फिर भी ज्यादातर समचतुरस्र ही है, ज्यादातर सबका सभी है। आप अभी तो कौन सा हुआ? मनुष्यों में समचतुरस्र है। नैग्रोध परिमंडल मनुष्यों में हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, इस तरह के मनुष्य होते हैं, ऊपर से चौड़े हैं, नीचे से पतले हैं। स्वाति संस्थान हो सकता है कि नहीं? वो भी होता है, नीचे से चौड़े होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं। कुब्जक संस्थान दिखते हैं, कुबड़े मनुष्य दिखते हैं। वामन संस्थान वो भी होता है। हुंडक संस्थान मनुष्यों में होता है, हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो मनुष्य और तिर्यंचों में दोनों छहों संस्थान हो सकते हैं। छहों संस्थान मनुष्य और तिर्यंचों में हो सकते हैं, और इधर से बोलो तो मनुष्य और तिर्यंचों में छहों संस्थान हो सकते हैं। अभी अपन सामान्य चर्चा कर रहे हैं, अब कहाँ का मनुष्य है, कौन सा मनुष्य है, और फिर क्षेत्र के आधार पे, काल के आधार पे, कि गुणस्थान के आधार पे, वो एक अलग बात है। अभी अपन सामान्य बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी इन चीजों की जितनी गहराई में जाओ, बहुत विस्तार हो सकता है। अभी तो अपन दो आधार पे बात कर रहे हैं, गति और इंद्रिय, गति और जाति समझ लो। फिर वेदों के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, कषाय के आधार पे, संयम के आधार पे, सम्यक के आधार पे, ऐसे 14 तरह से 14 मारणाओं के आधार पे इनका विचार किया जा सकता है। अभी अपन दो तरह से बात कर रहे हैं, गति और जाति। नरक गति के रिपीट करने को बोल रहे हैं रेणु जी। नरक गति में हुंडक संस्थान ही होता है, नरक गति में हुंडक संस्थान ही है। तिर्यंच में और मनुष्य में छहों संस्थान है। देवों में कौन सा संस्थान होगा? 5, कौन सा छोड़ रहे हैं? हुंडक। एक कौन सा रख रहे हैं? हुंडक। कौन सा? पहले नंबर का। बाकी लोग तो सोच ही नहीं पा रहे हैं, 2-3 लोग सोच रहे हैं। देवों में सभी देवों के समचतुरस्र संस्थान ही होता है, कोई सा भी देव हो, चाहे भूत नाम का, भूत जाति का व्यंतर देव भी हो, संस्थान उनका जो मूल शरीर है वो सर्वांग सुंदर, बहुत सुंदर, यानी निकृष्ट से निकृष्ट, वो जो किल्विशिक जाति के भी देव है ना, सबसे हीन जिसे अपन कहते हैं, आभियोग्य किल्विशिक, वो भी जो देव हैं, और सबसे भवनवासी व्यंतर वाले भी ऐसे, वो भी निकृष्ट से निकृष्ट देव भी इतने सुंदर होते हैं, और इतना दिव्य शरीर होता है कि हमारी आंखें चुंदी आ जाए अगर एक्चुअल मूल शरीर में वो यहाँ आ जाए ना अपने सामने, तो उनके शरीर की चमक हमसे सहन नहीं हो, और इतने सुंदर और बराबर पूरे समचतुर संस्थान वाले होते हैं। वो तो मूल शरीर तो उनका वहीं रहता है, फिर वो अपने विक्रिया के माध्यम से, अब उनको टेढ़ा मेढ़ा सींग निकाल के जो आकार बनाना होता है वो बना लेते हैं, पर मूल शरीर उनका समचतुर संस्थान वाला ही होता है। इस तरह से चारों गतियों में ये हमने संस्थान का डिवीजन देख लिया। अब जाति के आधार पर, जाति कौन सी होती है? जाति कितनी होती है? जाति कौन कौन सी है? सुमन जी। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। बहुत बढ़िया, ये 5 जातियां हैं, ठीक है ना। मनुष्य और ये कोई जैन, अजैन और शर्मा वर्मा ये नहीं है जाति, जातियां 5 कही गई है वास्तव में। तो 5 जातियों में देखेंगे। 1 इंद्रिय में अभी मैं छोड़ रही हूँ, मुझे थोड़ा अभी कंफ्यूजन हो रहा है,
वो मैं कल कंफर्म करके बता दूंगी उनमें संस्थान है या नहीं है। एक इंद्रिय को भी छोड़ देते हैं। दो इंद्रिय जीवों में संस्थान होता है या नहीं होता है, पहले तो ये बात। दो इंद्रिय कौन होते हैं? कौन होते हैं दो इंद्रिय? लट वगैरह जो होते हैं रेंगने वाले, ये दो इंद्रिय। तीन इंद्रिय कौन होते हैं? चींटी, खटमल, जूं, ये सब तीन इंद्रिय हैं। चार इंद्रिय कौन होते हैं? मक्खी, मच्छर, भंवरा आदि। ठीक है, ये चार इंद्रिय। तो अभी इकट्ठा ले लेते हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। इनमें संस्थान होता भी है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। संस्थान नाम कर्म का उदय होता है। कौन सा संस्थान कहेंगे अब हम इनका? चींटी का जितनी बड़ी वो चींटी है उसका बराबर उसके आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा प्रोपोर्शन में है। समचतुरस्र है कि वामन है कि स्वाति है कि नैग्रोध परिमंडल है? कोई चींटी आगे से मोटी हो, पीछे से छोटी हो, ऐसा कि नहीं। जितने भी विकलेंद्रिय हैं, यानी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, सभी विकलेत्रय कहो, विकलेंद्रिय कहो, इन तीनों के हुंडक संस्थान पाया जाता है। विकलेंद्रिय जीवों के हुंडक संस्थान नाम कर्म का ही उदय होता है। हुंडक संस्थान ही उनके पाया जाता है। पंचेंद्रिय जीव कौन होते हैं? क्या हुआ? पर इनके हुंडक क्यों होता है? ये तो चींटी के आकार की होती है, चिड़िया। हाँ, खटमल क्या, ये तो आकार तो वही होता है ना, तो हुंडक क्यों होगा? टेढ़े मेढ़े थोड़ी। उसको हुंडक ही कहा गया है। मतलब टेढ़ा मेढ़ा से मतलब है कि जो आकार कोई निश्चित नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा तो अपन अपने शब्दों में ऐसा कह रहे हैं मनुष्यों के आधार पे, लेकिन उनका कोई एक आकार ऐसा निश्चित नहीं है, इसलिए वो हुंडक संस्थान का ही उदय उनके कहा गया। संस्थान नामकरण का तो उदय है ही, अब वो जो भी उनका आकार है तो वो आकार हुंडक संस्थान ही उनका कहा गया है। क्योंकि ये जो वामन और कुब्ज, ये वास्तव में जो कहे गए हैं ना, ये मनुष्य तिर्यंचों की अपेक्षा से कहे गए हैं। ऊपर का भाग, नीचे का भाग। अब उनमें क्या कहेंगे? मक्खी में कौन सा ऊपर का भाग है, कौन सा नीचे का भाग है? मकड़ी है, शंख है, तो इनमें ऐसा विभाजन करना संभव नहीं, इसलिए वो उनका हुंडक संस्थान ही उनके कहा गया है। पंचेंद्रिय कौन कौन होते हैं ये बताना है। कौन कौन से जीव, उदाहरण बताने पंचेंद्रियों के। जैसे अभी बताया ना, दो इंद्रिय का लट है, तीन इंद्रिय का चींटी है, ऐसा पंचेंद्रियों के उदाहरण बताना। बोलो आयुषी। मनुष्य, नारकी, और ये जो मतलब, और हम मतलब जैसे गधे घोड़े सब। और तो यही एक गति रह गई ना। मतलब मनुष्य बोला, नारकी बोला आपने, गधा घोड़ा तिरंच आ गई, देवगति। बढ़िया। यानी सभी देव, सभी नारकी, सभी मनुष्य, ये तो पंचेंद्रिय हैं। और इसके अलावा तिर्यंचों में भी जो हमको ये दिखते हैं, हाथी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बैल, और ये जो पक्षी हैं, चिड़िया, कबूतर, ये सब पंचेंद्रिय हैं। तो पंचेंद्रिय जीवों में कौन सा संस्थान होगा? छह होंगे। नारकियों में हुंडक देख लिया, देवों में समचतुरस्र देख लिया, और वैसे ही अपन देख के आए कि मनुष्य तिर्यंचों में छहों पॉसिबल हैं। तो मनुष्यों में छहों है, इसलिए जब एक में है तो अपन सामान्य कथन में कह देंगे कि सभी पंचेंद्रिय में छहों संस्थान पॉसिबल है। उसमें अलग गति देखनी पड़े। आप इतना सा देख के आपने पंचेंद्रियों में छहों संस्थान कहे हैं। अब नार की पंचेंद्रिय है कि नहीं है, तो फिर नारकी में छहों संस्थान हो जाएंगे क्या कि नहीं? उसके लिए नियम पहले बता दिया कि नारकी में तो एक ही पाया जाएगा। देव पंचेंद्रिय है तो क्या देवों में छहों संस्थान पाए जाएंगे क्या कि नहीं? वो नियम अलग से बता दिया। तो फिर ये पंचेंद्रियों में छहों कहे हैं, वो मनुष्यों की अपेक्षा और तिर्यंचों की अपेक्षा से कहे हैं। बाकी देवों में, अनारकियों में, जिनमें जो पॉसिबल है
वही संस्थान उनके होगा। पंचेंद्रिय में संघी और असंघी का कैसे करें? भेद नहीं किया, यहाँ नहीं किया, जातियों में संघी असंघी का भेद नहीं किया। वो संघी असंघी का तो भेद होता है वो ज्ञानावरण के उदय से, मति ज्ञानावरण के उदय से, मनजन्य उनके ज्ञानावरण का शोक्षम है या नहीं है, उस आधार पे होता है। तो इस तरह से ये जाति के आधार पे या कहें इंद्रियों के आधार पे संस्थान हुआ। अब भोग भूमि और कर्म भूमि में ये और अपन देख लेते हैं मनुष्यों तिर्यंचों में। देवनारकी में तो भोग भूमि कर्म भूमि की बात ही नहीं। मनुष्य और तिर्यंच दो तरह, दो क्षेत्रों के आधार पे अपन देख सकते हैं, या काल कहें, काल के आधार पे भोग भूमि या कर्म भूमि। तो ये जो छहों संस्थान कहे हैं मनुष्यों के तिर्यंचों के, ये कहाँ पे होते हैं? कर्म भूमि। कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में छहों संस्थान होते हैं, हो सकते हैं। कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में छहों संस्थान, लेकिन भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच हैं, उनमें केवल समचतुरस्र संस्थान ही होगा। भोग भूमि के जीवों में समचतुरस्र संस्थान ही होगा। कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों में छहों संस्थान पॉसिबल है। तो मोटा मोटा जो अपने काम आ सकता है अभी स्थूल रूप से, उतना अपन ने गतियों में, इंद्रियों में या जाति के आधार पे, और कर्म भूमि भोग भूमि, इसमें ये आधार पे हमने ये संस्थान नामकरण देखा है। अब है, समझ में आ गया ना? इसमें कुछ ऐसा कठिन नहीं है, ज्यादा कुछ उदाहरण वगैरह देने की भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा आपको याद करने का काम है। जिन लोगों को याद नहीं है ये नाम, वो नाम याद करने का काम आप लोगों का है। 6 संस्थान के नाम, अभी 6 सहनन के भी आएंगे। कुभोग भूमि में हुंडक, कुभोग भूमि में हुंडक नहीं कहा गया है, उसमें और मैं आपको देख के बताऊंगी, लेकिन वो भोग भूमि के अंतर्गत ही आती है। कुभोग भूमि में जगन भोग भूमि जैसी व्यवस्था ही रहती है। तो वो बड़े बड़े कान हाँ, है। वो बड़े बड़े ही हैं भले, लेकिन वो फिर भी, और मैं कल और कंफर्म बता दूंगी आपको। पर समचतुरस्र का ही मुझे ध्यान है, समचतुरस्र उनमें कहा गया है। अब है सहनन नाम कर्म। वैसे मैं सोच रही थी कि दोनों को एक दिन नहीं पढ़ाऊं, वरना आप लोगों के नाम सब मिक्स हो जाएंगे, लेकिन अभी अपने समय है। देखिए, सहनन नाम कर्म। सहनन किसे कहते हैं? सहनन शब्द है ना, संघनन बोलते हैं कुछ लोग, संघनन वो प्रोनाउंसिएशन मतलब ठीक नहीं है। सहनन, सहनन है शब्द। सहनन शब्द क्या बता रहा है? सहनन शब्द बता रहा है सहन शक्ति। सहनन मतलब सहन शक्ति। शब्द से हम देखें तो सहन शक्ति किसके आधार पे होती है? एक तो भावात्मक सहन शक्ति, वो नहीं, यहाँ भी शरीर की बात चल रही है। अपन कितना सहन कर सकते हैं अपने भावों में, कोई कुछ भी कह दे, वो वाली सहन शक्ति की बात नहीं है। हमारा शरीर कितना सहन कर सकता है, क्योंकि चर्चा अभी सारी चल रही है शरीर की। ये पूरा नामकरण का डिपार्टमेंट आप देखो, शरीर से चालू हुआ। शरीर, अंगोपांग, फिर बंधन, संगात, निर्माण बीच में रह गया, निर्माण, अभी ये संस्थान, ये सब किसके लिए बता रहे हैं? ये शरीर पे। ये सारे कर्म किस पे काम कर रहा है? शरीर पे। तो ये सहनन नाम कर्म है, ये भी शरीर पे काम करेगा। शरीर की सहन शक्ति कैसी होगी? शरीर की सहन शक्ति किस पे डिपेंडेंट है? वो है हमारी हड्डियों की मजबूती। हड्डियां कैसी हैं? जैसे अपन लोगों ने देखा होगा घर में ऐसा कि लड़का हो और लड़की हो, एक ही एज के हों, बच्चे हैं मान लो 2, तो भी लड़कों का वेट, और वो जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो भी उनके वेट चार्ट में मतलब ये रहता है, बॉयज के हिसाब से वेट और हाइट, और गर्ल्स के हिसाब से वेट और हाइट, मतलब वो जो वो बना के रखते हैं इतना होना चाहिए, जो भी उनका चार्ट होता है उस आधार पे। तो लड़कों का वेट ज्यादा होता है, लड़कियों का कंपैरेटिवली कम होता है। समान एज, समान आकार वाले दिख रहे हो तो भी। क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियां लड़कों की भारी होती है। ऐसा जनरली सामान्य कथन है, किसी का नहीं हो, किसी का अलग हो, वो बात अलग है। सामान्य रूप से लड़कों की हड्डियां भारी और लड़कियों की हड्डियां कंपैरेटिवली हल्की होती हैं। और ये भारी होती है तो उससे क्या होता है, लड़का छोटा भी होगा ना, जैसे अभी अपने समझ लो, मैं जो वजन नहीं उठा पाऊं, मेरा बेटा है 14 साल का, वो उठा लेगा, वो कर देगा।
मतलब जिसमें मुझे तकलीफ हो जाए जो काम करने में। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनकी हड्डियां भारी है, मतलब कंपैरेटिवली मजबूत है, वो भारी है। तो वो सहन शक्ति, वो उसमें ताकत कितनी है, वो हड्डियों की मजबूती पे डिपेंड करता है। तो ये सहनन नाम कर्म क्या बता रहा है कि आपकी हड्डियां कैसी हैं, कैसी मजबूत हैं, कितनी मजबूत हैं, वो सहनन नाम कर्म से निर्धारित होता है। तो देखते हैं, यहाँ परिभाषा देख लेते हैं। जिस कर्म के उदय के निमित्त से हड्डियों के बंधन में विशेषता हो, वह सहनन नामक नाम कर्म है। यानी हड्डियों के बंधन में मतलब हड्डियों की मजबूती शब्द भी बोल सकते हैं। हड्डियां क्योंकि आपस में बंधी हुई भी होती है ना, हड्डियां कनेक्टेड भी हैं, और इसलिए बंधन, हड्डियों के बंधन और मजबूती दोनों शब्द ले सकते हैं। जिस कर्म के उदय के निमित्त से हड्डियों के बंधन में, उनकी मजबूती में विशेषता मतलब स्पेशलिटी हो, ठीक है, जैसा कर्म का उदय होगा हड्डियां वैसी होंगी। कोई कभी कभी हमने देखा होगा, एक व्यक्ति है 2 मंजिल से गिर गया तो भी हड्डी हड्डी कुछ नहीं टूटी, और एक व्यक्ति है एक सीढ़ी गलती से चूक गया और फ्रैक्चर हो गया पैर में। ऐसा कैसे हो जाता है? कि वो हड्डियां कैसी हैं, कितनी मजबूत हैं। देखो और भी कर्म के उदय काम देंगे, वो साता और दूसरे वो सब भी साथ में, कर्म अकेला एक उदय में नहीं आता है, 8 कर्मों का उदय हर समय साथ में चलता है, तो वो सब भी मिलते हैं उसमें। लेकिन अभी एक की तरफ से अपन देख रहे हैं, तो कोई 2 मंजिल से भी गिर जाए हड्डियां नहीं टूटे। एक आपने कहानी सुनी होगी हनुमान जी की, किसने सुनी है, पढ़ी है हनुमान जी की कहानी, कि वो हनुमान का जन्म कहाँ हुआ था? जंगल में। उनके जन्म से पहले उनकी माँ को घर से निकाल दिया गया था और जंगल में छोड़ दी, मतलब वो चली गई थी, जंगल में थी, और वहीं पर उनके हनुमान का जन्म हुआ। फिर जब हनुमान का जन्म हुआ और उसी समय जन्म के बाद में थोड़ी देर बाद में ऊपर से कोई विद्याधर गुजरा, जहाँ वो जंगल में गुफा में थी, तो विद्याधर का विमान रुक गया। कोई भी ऐसा कुछ विद्याधरों के विमान जाते हैं और नीचे कोई मुनिराज हो, कोई देवशास गुरु हो, अथवा कोई अपना सगा संबंधी हो, अथवा कोई शत्रु हो, तो उनका विमान रुक जाता है। तो उनका विमान रुक गया, तो वो देखे कि विमान कैसे रुक गया, और वो आवाज भी आ रही थी वहां से रोने होने की। तो वो नीचे उतरे तो देखा कि बहुत अच्छा बच्चा है और ये कोई अच्छी स्त्री दिख रही है, तो वो उनको विमान में बिठा के, और वो उनके मामा थे, हनुमान की जो माँ थी अंजना, उनके वो मामा थे, आपस में परिचय हो गया, पता लग गया ये मामा है। तो वो विमान में बिठा के उनको कि चलो मेरे साथ, मेरे राज्य में चलो, यहाँ जंगल में नहीं। वो विमान में बिठा के ले जाते। विमान ऐसे अपने जैसे एरोप्लेन जैसे पैक नहीं होते थे, विमान तो होते थे लेकिन पैक वाले भी होते होंगे, लेकिन वो उनका विमान ओपन वाला था, खुला हुआ विमान था। तो वो छोटा सा बच्चा, विमान में कितने लोग बैठ गए, वो राजा, उसकी पत्नी और ये अंजना और उसकी सहेली और ये बच्चा, 5 जने बैठ गए। तो वो विमान ओपन वाला था और वो बच्चा खेल रहा था, अटखेलियां कर रहा था, और खेलते खेलते ही विमान से नीचे गिर गया। विमान चल रहा ऊपर आकाश में और वो नीचे पहाड़ पे जाके बच्चा गिर गया। अब क्या हुआ होगा माँ का हाल? अभी तो बच्चे का जन्म हुआ और वो बच्चा नीचे गिर गया, फिर रोने लगी, मूर्छित हो गई। फिर वो नीचे उतर के आए और देखा तो क्या दिखा, विमान से नीचे उतर के आए कि बच्चा तो मजे से अंगूठा चूस रहा है, खेल रहा है, जो भी कहो, और वो जो जिस पहाड़ पे वो गिरा था बच्चा, वो शिला, वो पहाड़, वो टुकड़े टुकड़े चकनाचूर हो गई। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? क्योंकि उन पहाड़ के टुकड़े किससे हो सकते हैं? कौन हमारी हथौड़ी से पहाड़ टूट जाएगा? हमारा नमक, इतना बड़ा नमक हो ना, सेंधा नमक, तो वो उसके लिए वो भारी वाला मूसली चाहिए लोहे की, बिल्कुल पूरा, उसमें भी ताकत चाहिए, तो भी बड़ा मुश्किल है, मेरे से तो नहीं हो सकता है इतना बड़ा। तो फिर वो पहाड़ के, इतने बड़े पहाड़ के टुकड़े, पहाड़ों को जो तोड़ते हैं ना, ये जैसे कोई माइंस वगैरह होती है, तोड़ना है तो क्या डायनामाइट लगाते, विस्फोट करते हैं उसमें, तब वो पहाड़ टूटता। अभी इतना बड़ा पहाड़ वो बच्चे के गिरने से टूट गया। यानी वो हड्डियां कैसी थी? वज्र की। वज्र, वज्र मतलब जो किसी से नहीं टूट सके, इतना पावरफुल चीज वो वज्र कहलाती है। तो वज्र की जैसी हड्डियां उस बच्चे की थी। तो वो ऊपर से, इतने ऊपर से गिरा तो और प्रेशर और हो गया, तो ऊपर से गिरा इतने प्रेशर से, तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया।
तो कौन सा सहनन होगा उनके, कैसे हड्डियां कैसी होंगी, वज्र जैसी। तो वो यहाँ सहनन अपन देखते हैं कैसे कैसे सहनन है। देखिए, जिस कर्म के उदय के निमित्त से हड्डियों के बंधन में विशेषता हो या उनकी मजबूती में विशेषता हो, वह सहनन नामक नाम कर्म है। सहनन नामक नाम कर्म 6 प्रकार का है। देखिए, दोनों संस्थान भी और सहनन भी, दोनों से तो शुरू हो रहे हैं और दोनों ही 6 हैं, इसलिए कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ध्यान रखें आप, आज संस्थान के नाम ही याद करें, सहनन के नाम फिर एक आध दिन छोड़ के करें, ताकि वो मिक्स नहीं हो जाए, ये पक्के हो जाएं। सहनन नामकर्म 6 प्रकार का है। पहला है वज्र वृषभ नाराज सहनन नामकर्म। दूसरा है वज्र नाराज सहनन नामकर्म। तीसरा है नाराज सहनन नामकर्म। चौथा है अर्ध नाराज सहनन नामकर्म। और पांचवा है कीलक सहनन नामकर्म और असंप्राप्त श्रीपाटिका सहनन नामकर्म। देखिए, वो नाम बड़े बड़े भी हैं, थोड़े शब्द नए से भी हैं। ये तो सरल है, वज्र वृषभ नाराज सहनन। दूसरा है वज्र नाराज। इनको याद करने का तरीका क्या है, पहले में 3 चीजें हैं, वज्र वृषभ नाराज। दूसरे में बीच वाली गायब हो गई, वज्र नाराज। तीसरे में फर्स्ट वाली भी गायब हो गई, अकेला रह गया नाराज। फिर चौथे में हो गया अर्ध नाराज। और पांचवे का नाम है कीलक। और छठा है असंप्राप्त श्रीपाटिका। ये थोड़ा उच्चारण में कठिन पड़ता है, लेकिन देखिए एक शब्द तो दिख रहा है प्राप्त, और फिर ये है और बीच में है सम, असंप्राप्त और आगे है श्रीपाटिका। बोल रहे हैं आप लोग? मैं रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के बोलने के लिए। असंप्राप्त श्रीपाटिका, ये लास्ट वाला। इस तरह से 6 प्रकार के सहनन, यानी हड्डियों की मजबूती से संबंधित जो कर्म है। बोलिए, कुछ पूछना है आपको? मैं बोली बंद बिच्छुति में सबके नाम है ना, संस्थान सहनन बंद बिच्छुति। हाँ, जो आपने की थी। हाँ, वो तो सब कर्मों की है ना, तो इन कर्मों के नाम आएंगे बराबर। नहीं, नए नहीं है इसलिए बोल रही हूँ सबको। चलिए, तो मैंने अभी भी कहा था ऐसे पर्सनल बात के लिए, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के सहनन नाम कर्म है। क्या क्या है? वज्र वृषभ नाराज। स्वरूप अपन कल ही करेंगे, भी चालू करूंगी तो फिर वो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। वज्र वृषभ नाराज, फिर वज्र नाराज, फिर नाराज। वज्र वृषभ अर्थ भी कल देखेंगे, वज्र का क्या अर्थ है, वृषभ का क्या अर्थ है, नाराज का क्या अर्थ है, इन शब्दों के अर्थ है। वज्र वृषभ नाराज, फिर वज्र नाराज, फिर नाराज, फिर है अर्ध नाराज, कीलक और असंप्राप्त श्रीपाटिका। वैसे इसमें आ की मात्रा आनी चाहिए, असंप्राप्ता होना चाहिए। इसमें शायद पीडीएफ में नहीं है, मैं वही देख रही थी, क्योंकि ये शब्द है अश्रीपाटिका। यहाँ है ना असंप्राप्त, जहाँ ये लिखा है अपनी बुक्स में भी, जिनके ये ता हो इसको आ कर लीजिए। ये 2 शब्द हैं, असंप्राप्त और अश्रीपाटिका ऐसे हैं, तो उसकी संधि होके असंप्राप्ता श्रीपाटिका। या फिर ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे अनादि अनंत शब्द लेते हैं ना, तो अनादि निधन शब्द लेते हैं, उसमें अ को लगा लेते हैं उसमें, यानी ये जो अ शब्द है, इस अ शब्द को दोनों के साथ लगाना है। चाहे आप असंप्राप्ता श्रीपाटिका बोले या असंप्राप्त श्रीपाटिका बोले, अर्थ क्या समझना है इसका? शब्द है असंप्राप्त अश्रीपाटिका, ये है शब्द। तो इन दोनों की संधि हुई, तो या तो इसको यहाँ पे आ लगा लें, असंप्राप्त
सृपाटिका, ऐसे भी संधि होती है, आ लगा के भी, ये तो कॉमन है ही, अपन इस तरह से बनाते हैं। अथवा दूसरी तरह से कि इस ए को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे ही लिख देते हैं ये सृपाटिका, और इस ए को फिर दोनों जगह लगाते हैं, मतलब अर्थ समझते समय, यहाँ भी इस ए को समझते समय गर्भित रूप से समझते हैं। तो नीचे जो नाम दिए है ना, जब कर्म का परिभाषा दी वहां पे असंप्राप्ता सृपाटिका लिखा है, और यहाँ ऊपर जो नाम दिए है वहां असंप्राप्त सृपाटिका लिखा है। तो आप याद असंप्राप्ता सृपाटिका ही करें तो ज्यादा अच्छा है। और ये भी कर रहे हैं तो अर्थ इसका ये समझना है कि अ यहाँ पर भी आना है इसमें। ठीक है, बोलिए अनीता जी। दीदी मेरे में लिखा हुआ कीलित, कीलित है कि कीलक है? वो दोनों नाम चलते हैं, कीलक भी चलता है, कीलित भी चलता है। वैसे कीलक ज्यादा सही है, कीलक संस्थान वो नाम ज्यादा उचित है, पर वो दोनों चल जाते हैं। और इसको शॉर्ट में कहीं कहीं ग्रंथों में सृपाटिका भी बोल देते हैं, सृपाटिका सहन शॉर्ट में, लेकिन नाम अपने को भी पूरा याद करना है, असंप्राप्ता सृपाटिका। ठीक है, चलिए अभी किसी का प्रश्न हो तो बोलिए। देखिए ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना 8वां अध्याय, ये है गोमटसार जी कर्म कांड का फर्स्ट चैप्टर, यानी ये आप पढ़ लेंगे तो आगे गोमटसार जो महान शास्त्र है, धवलादि जो ग्रंथ है उनके आधार से जो लिखा गया है उसमें फिर इन्हीं की डिटेल है आगे कर्मकांड में, तो ये उसका बेस है। तो ये अभी आपका पक्का हो जाएगा, और जिस क्रम से जिस तरह से यहाँ दिए हैं तो आगे फिर अब वो सेल्फ भी वो शास्त्र पढ़ना चाहें तो उसमें काफी कुछ अपने को ऐसे ही समझ में आ जाता है। तो यहाँ ये उसका बेस है, ये पूरा वहाँ इसके लिए लगभग 50-55 गाथाएं ये पूरा जो अपना अध्याय है इस आधार पे दी है। और भी बातें इस अध्याय में अपने और हैं, लेकिन वो गोमटसार कर्म कांड की समरी है ऐसा समझ लो। वहां तो और भी डिटेल है, लेकिन उसको जो जानने योग्य जितना मिनिमम जानना है उतना यहाँ पर दिया गया है। चलिए प्रश्न शायद किसी का नहीं है मेरे ख्याल से, जिनवाणी स्तुति करते हैं। एक सूचना मैंने उस क्लास में भी दी थी, परसों से प्रणव स्मारक में वार्षिकोत्सव प्रारंभ हो रहा है 25 तारीख से, 25, 26, 27 3 दिन का है। तो सुबह प्रवचन सार विधान का आयोजन वहां पर है, सुबह 7, 7:15 के लगभग, और वो पूरा हो जाएगा 8:45 तक अप्रोक्सीमेट। तो जो लोकल वाले हैं आना चाहते हैं आ सकते हैं, यहाँ पर ऊपर से मूर्ति जिनालय पे होगा, और उसको बीच बीच में शांति जी भाई साहब रहते हैं, वो समझाते भी हैं प्रवचन सार की गाथाओं के अर्थ वगैरह। और शाम को भी प्रवचन होंगे और दिन में भी गोष्ठी वगैरह चलेगी, पर अपनी क्लास तो रहेगी। दिन में क्लास में कोई वो नहीं है, सुबह शाम जैसा भी है। मैं डाल दूंगी ब्रोशर अभी ग्रुप में, तो जो भी इंटरेस्टेड हो देखना चाहें देख सकते हैं। ऑफलाइन भी रहेगा ऑनलाइन भी रहेगा, दोनों तरह से ही है। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा, अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।